स्वागत है आप सबका वापस हमारे चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे इन क्वेश्चन के बारे में जिनकी सीटेट में आने की संभावना ज़्यादा है और हर साल इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पेडागोजी से शुरू करते हैं और इसी तरह से हम 2-3 सेट आपकी सहायता के लिए और भी लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही मददपूर्ण वीडियोज़ आपकी सहायता के लिए पहुंच सके। हमारे इस प्रयास के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक्स पर कि अधिगम जो है वह सीखने की एक प्रक्रिया है जो शिक्षकों द्वारा बालकों को दी जाती है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा ही समझते हैं कि बालक विभिन्न कौशलों को सीखने की प्रक्रिया में जो गलतियां कर सकते हैं और इस सिद्धांत को किन किन विधियों के द्वारा, किन किन स्किलों और कौशलों के द्वारा वो शिक्षा में सहायता कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको ध्यान से पढ़ें और समझें और अपने उत्तर को मिलाएं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मिलान उचित है। पहला है शारीरिक विकास, तो वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। तीसरा सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। परिपक्वता मतलब जो समझते हैं बच्चे। तो इस तरह से ये जो सामाजिक विकास है ऑल ओवर डेवलपमेंट पर निर्भर रहता है, जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। यह ग सही है। दूसरा, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो बच्चे को मिलता है, मोटिवेट जो होते हैं, वह किस आधार पर होती है। तो पुरस्कार के द्वारा, संवेग के द्वारा, आवश्यकता के द्वारा, उत्प्रेरणा के द्वारा। उसमें जो बदलाव आता है वह किस आधार पर आता है, तो आवश्यकता के अनुसार आता है। आगे तीसरा, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। उपलब्धि जो अचीव करता है। पहला है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। दूसरा, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तीसरा, सफलता एवं असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता। चौथा, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि जो अचीव करता है बच्चा, वह अपने कार्य के द्वारा करता है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति के द्वारा। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। टीचर को किस तरह से लर्निंग प्रोसेस में इफेक्टिव बनाता है। पहला है इसका या ऑप्शन में क विषय वस्तु में प्रवीणता, ख बैठने की उचित व्यवस्था, ग शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, घ विषय वस्तु या अधिगम अनुभव। तो शिक्षक को लर्निंग प्रोसेस करने के लिए उसे अपने सब्जेक्ट में प्रवीणता होनी चाहिए। पांचवा, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो प्रेरणा जो होता है वह किन अनुभूति पर करता है, किन अवस्था पर करता है। तो इसका ऑप्शन है क प्रभावी, दूसरा भावात्मक, ग संरक्षणमुखी, घ सुरक्षा उन्मुखी। तो यह भावात्मक होता है। जो भी प्रेरणा, जो भी हम लोग अचीव करते हैं वह व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह होता है भावात्मक। छठा, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। मोटिवेट जो होते हैं वह किन आधारों पर होते हैं। तो पहला है पुरस्कार, दूसरा है संवेग, ग आवश्यकता और घ है उत्प्रेरणा। तो यह जो अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेट जो होता है, जो बदलाव आती है वह आवश्यकता के आधार पर आती है। सातवां क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है।
4 ऑप्शन है। क गेट्स, ख वुडवर्थ, ग स्किनर, घ कोहलबर्ग। वुडवर्थ के द्वारा ये कहा गया है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। आप इसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का भी आप पढ़ करके और इसकी आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। 8वां, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट, यह थीम में उदाहरण है। क गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ख पावलोव, ग जीन पियाजे, घ वाइगोत्स्की। पहला है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने यह कहा है कि सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया है। 9वां, अधिगमकर्ता का स्व नियमन का अर्थ क्या है? अधिगमकर्ता, जो अधिगम करता है, जो लर्न सीखता है, जो सीखने की जो स्वनियमन है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो क्या है? खुद से जानते हैं पहले कि इसके उदाहरण के द्वारा कि स्व अनुशासन और नियंत्रण। ख अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण की योग्यता। ग विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। घ विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए नियमों का निर्माण। तो यहाँ है कि स्वनियमन का अर्थ होता है कि अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण की योग्यता। आप किस तरह से स्वयं को सीखने में लगाते हैं। 10वां, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या बाधित नहीं करता? इसके उदाहरण है। क अंतर्दृष्टि इंसाइट, ख मानसिक प्ररूपता मेंटल सेट्स, ग मोर्चाबंदी इंट्रेचमेंट्स, घ निर्धारण फिक्सेस। क होगा कि समस्या जो समाधान हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करते हैं वो कभी कभी हम लोग दूरदृष्टि के कारण भी, जो पहले के जो अनुभव होते हैं उनके आधार पर भी हम लोग करते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग अपने से भी इस उदाहरण को जान सकते हैं कि यह निर्धारण पे होगा, मोर्चाबंदी पर होगा, मानसिक प्रारूपता, यानी आप जो सोच रहे हैं माइंड को सेट करके कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग जो समस्या पहले आ चुकी होती है उसके आधारों पर भी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इस तरह से जानते हैं। 11वां है क्वेश्चन के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण क्या है? चरण क्या है पहले देखते हैं ऑप्शन में कि क है परिणामों की आशा करना, ख समस्या की पहचान, ग समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, घ संबंधी युक्तियों को खोजना। हम किस प्रक्रिया, किस प्रोसेस के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं? तो समस्या को छोटे से हिस्सों में बांट करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 12वां, सिद्धांत क्षेत्र ... के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। किस तरह? क है विषय क्षेत्र के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, ग विशिष्ट विवरण का एकाग्रता केंद्रित करने, ग अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, घ तर्क ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। सिद्धांत चित्र नवीन अवधारणा को कैसे समझ बढ़ाता है? तो हम अपने डिबेट के द्वारा जो सूचना प्राप्त करते हैं उसकी योग्यता को बढ़ा करके। आगे आते हैं 13वां क्वेश्चन, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? ऑप्शन है क पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, ख यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, घ कठोर अनुशासन बनाए रखना, घ विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना।
तो शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी जो होती है वह है कि वह लर्निंग में जो स्किल्स होते हैं उनके द्वारा वह किन किन तरीकों से वह स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, वह टीचर पर निर्भर करता है। 14वां, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। क्या पर बल देता है? तो क है कि अनुशासित कक्षा, ख सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि पूरा करने, ग सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता, घ गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेने के लिए। तो गतिविधि आधारित शिक्षण क्या किस चीज पर बल देता है? तो यह सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता पर बल देता है। 15वां क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय जो होगा वह अपने शिक्षकों से किन एबिलिटी के द्वारा देगा बढ़ावा? तो इसमें होगा कि परीक्षण करने की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि, ग है स्मृति और घ है अनुशासित स्वभाव। तो जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक हमारी जो योग्यता है, जो क्वालिटीज है वह बाहर नहीं निकलेगी और यह हमें एक दूसरे से आगे बढ़ने में मदद करती है। 16वां, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? तो क है शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, ख शिक्षक द्वारा विषय पर अधिकार, ग शिक्षक विद्यार्थी संवाद, घ पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना। तो एक इफेक्टिव जो लर्निंग प्रोसेस है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण होगा वह होगा कि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वह समय पर पूर्ण हो जाए। आगे 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने की शैलियों का एक उदाहरण है? कौन सी स्किल्स है जिसे हम सब सीखते हैं और हमेशा उसको अप्लाई भी करते हैं? तो क है चाक्षुष, ख है संग्रहण, ग है तथ्यात्मक, घ है स्पर्श संबंधी। जो हम लोग देखते हैं और उससे जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं वह चाक्षुष हो गया और वह क जो है वह आंसर सही है। आगे निगमनात्मक तर्कना में शामिल है या है? कौन सी इसमें होगा जो लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी इफेक्टिव होता है? तो जानते हैं इसके उदाहरण में कौन सी सही है? क है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ख है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ग है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनः निर्माण, घ है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर सीखने पर बच्चे ज़्यादा जानकारी को हासिल करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम लोग उदाहरण के द्वारा समझाते हैं बच्चे को तो वो बहुत जल्दी से सीखते हैं। आगे 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? उदाहरण, क अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ख सहपाठियों से प्रतियोगिता, ग अर्थपूर्ण संबंध, घ माता पिता की ओर से दबाव। अधिगम लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव जो बनाता है, पॉजिटिविटी जो लाता है वह कैसे लाता है? तो अत्यंत तो होकर के होगा नहीं, पार्टियों से प्रतियोगिता, अपने कंपटीशन की भावना से, अर्थपूर्ण संबंध, जब लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसकी गहनता से अगर अध्ययन जब तक नहीं होगी वह पॉजिटिविटी के साथ इफेक्टिव नहीं होगी। आगे 19वां क्वेश्चन, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है?
न्यू क्वेश्चन कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? क है समायोजन, ख है सम्यधाकरण, ग है आत्मसत्करण, घ है संगठन। यहाँ आंसर होगा आत्मसत्करण। जब तक हम लोग कोई भी योजना, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी काम को करते हैं, तो उसे नए सिरे से जोड़ने के लिए अपने आपके स्वयं की अधिगम प्रोसेस को उसके साथ जोड़ते हैं और उसे एक नया रूप तैयार करते हैं। आगे 20वां क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वे कैसे होते हैं? क स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, ख अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्ण नहीं कर पाते, ग अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, घ शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? तो वे अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। 21वां गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता ... कहलाती है। जो बच्चे काम खुद से करते हैं और उसको बोलते हैं गति कौशल, खुद से काम करने के जो उसमें स्किल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन देखते हैं। क है कि डिस्ग्रेजिया, ख है डिस्प्रेक्सिया, ग है डिस्कैलकुलिया, घ है डिसलेक्सिया। तो ये डिस्प्रेक्सिया जो है वह डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वह अपने मस्तिष्क के सेरिब्रम के क्षति के कारण वे बहुत सारी बातों को जो है वह छोटी छोटी बातों को उसमें निपुणता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसको हम दूसरे अगर नाम से जानते हैं तो इसे जानते हैं कि सेंसरी इंटरप्रेशंस डिसऑर्डर के नाम से भी इसे जानते हैं, जिसमें होता है क्या है कि बच्चे जो हैं वह संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं। वो लिखने में, टहलने में, बोलने में वो निपुण नहीं होते हैं। इसीलिए इसे गतिक कौशल कहा जाता है, यानी चल फिर करके सारी चीज़ों को समझ करके काम करने वाला। तो इसमें होगा कि यह डिस्प्रेक्सिया सही होंगे। आगे 22 समस्यात्मक बालक जो है वह कैसे होते हैं? जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वैसे बालक किस प्रकार के होते हैं? तो झूठ बोलने वाला होता है, ख चोरी करने वाला होता है, ग माता पिता का कहना न मानने वाला होता है, घ उपरोक्त सभी होता है। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चे, उनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। आगे 23वां डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया जो होता है वह जो मस्तिष्क में विकार आते हैं उनके कारण होता है, मानसिक विकार के कारण। इसका उदाहरण है ख गणितीय विकार के द्वारा, ग पठन विकार के द्वारा, घ व्यवहार संबंधी विकार के द्वारा। तो डिसलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया को अलेकिसिया भी कहा जाता है। और इसमें जो होता है एक एक्वायर्ड डिसलेक्सिया में बच्चे जो होते हैं उनमें पाठ्य अंधता का प्रॉब्लम होता है। ये जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें अक्षमता होता है कि वो पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, ये वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। यानी पढ़ने में इनकी जो क्षति होती है वो मस्तिष्क के प्रॉब्लम के कारण होती है। तो इसमें जो होगा वह पठन विकार होगा। ग आंसर है। चौथा है डिथीमिया। डिथीमिया क्या है? तो डिथीमिया एक तरह से जैसे एनीमिया होता है तो उसमें रक्त की कमी पाई जाती है, तो पूरे शरीर में प्रॉब्लम होता है, कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे। डिस्थीमिया में जो प्रॉब्लम है उसमें होता है कि वो जो बच्चे होते हैं वो टेंशन में होते हैं। आगे इसका उदाहरण से जानते हैं। क है
गंभीर तनाव की अवस्था। ख है पठन विकार। ग है शब्द जम्बलिंग विकार। घ है डिलेक्सिया। तो डिस्थीमिया में बच्चे जो होते हैं वो जो डिसलेक्सिया भी इसे कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं वो गंभीर तनाव से गुजरते हैं। और इसमें वो क्या होता है कि ये इसका दूसरा नाम जो होता है वह डिसलेक्सिया भी इसको कहते हैं। लेकिन इसमें बच्चे कक्षा में प्रेजेंट होते हैं बट उनका ध्यान जो होता है वह कहीं दूसरी जगह होता है और वो अपनी जो बातें जो है वह सुनते हुए में भी वहाँ सुन नहीं पाते हैं। तो इस तरह से इसका घ होगा डिसलेक्सिया। 25वां क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डॉट 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 की समस्या से संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया से ही पता चल रहा है कि ग्राफिक से जुड़ा हुआ है। तो पहला हम लोग उदाहरण के द्वारा जानते हैं कि क सुनने, ख पढ़ने, ग बोलने और घ लिखने। तो डिस्ग्राफिया जो होता है उसमें बच्चे जो होते हैं वह लिखावट में उनकी असक्तता होती है, उनको ठीक से लिख नहीं पाते हैं, उनकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। वे हाथ, हथेली और उंगलियों संबंधी गड़बड़ियाँ होने के कारण ये लर्निंग प्रोसेस में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो इस तरह से घ जो है इसका आंसर लिखने की जो विकार है इसके तहत आएगी। हम सब ने जाना कि सीटेट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक या सेट्स 1 है और इस तरह की 2-3 सेट्स और मैं आपकी सहायता के लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही हमारे मददपूर्ण वीडियोज आपकी सहायता के लिए पहुंच सके। हमारे इस प्रयास के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।